नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमिल दुर्खीम के बारे में और उन अदृश्य नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारे विचार वाकई हमारे अपने हैं? हमारी भावनाएं, हमारे काम, क्या ये सब सच में हमारे कंट्रोल में हैं? या फिर कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो इन सबको एक शक्ल दे रही है? एक बहुत बड़े विचारक थे जिनका मानना था कि समाज वो कोई बाहर की चीज नहीं है, बल्कि वो तो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में रहता है। ये कुछ ऐसा है जैसे अदृश्य धागे हों जो हमारे सोचने, महसूस करने और हमारे बर्ताव को कंट्रोल करते हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। और ये विचारक थे एमिल दुर्खीम। फ्रांस के रहने वाले दुर्खीम को मॉडर्न सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक माना जाता है। उनका पूरा काम इसी बात की पड़ताल करता है कि समाज कैसे हर इंसान पर अपनी एक अनदेखी लेकिन बहुत ही मजबूत पकड़ बनाए रखता है। तो आखिर दुर्खीम का मिशन क्या था? देखिए, उनका लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं था। वो समाज को स्टडी करने के लिए एक बिल्कुल नया विज्ञान, एक नई साइंस बनाना चाहते थे। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। ये जो बात उन्होंने कही उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। वो नहीं चाहते थे कि सोशियोलॉजी को साइकोलॉजी या बायोलॉजी की बस एक छोटी मोटी ब्रांच समझा जाए। नहीं, वो चाहते थे कि इससे एक अलग, एक आज़ाद और एक दमदार साइंस के तौर पर पहचान मिले, जिसके अपने नियम हों, अपने तरीके हों। दुर्खीम का मानना था कि हमारी जो सोशल लाइफ है ना, वो बस ऐसी रैंडम नहीं चलती। इसमें भी पैटर्न होते हैं, नियम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में होते हैं। तो उनका मकसद बस यही था, इन सामाजिक नियमों को ढूंढ निकालना और उन्हें एक साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ समझाना। तो सवाल ये उठता है कि ये नई साइंस, ये नया विज्ञान स्टडी किस चीज को करेगा? इसका जवाब छिपा है दुर्खीम के सबसे जरूरी आइडिया में, और वो आइडिया है सोशल फैक्ट्स यानी सामाजिक तथ्य। तो ये सोशल फैक्ट आखिर है क्या? देखिए, ये काम करने का, सोचने का या महसूस करने का कोई भी ऐसा तरीका है जो किसी एक इंसान के बाहर मौजूद है। मतलब इसे समाज ने बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। इसे आप हवा की तरह समझ सकते हैं, दिखती नहीं है पर हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सोशल फैक्ट्स की दो खास बातें हैं। पहली, बाह्यता या एक्सटर्नैलिटी। इसका मतलब है कि ये नियम हमारे जन्म से पहले से मौजूद हैं और हमारे बाद भी रहेंगे। और दूसरी है बाध्यता या कंस्ट्रेंट। मतलब ये हम पर एक तरह का दबाव डालते हैं कि हम एक खास तरीके से ही बर्ताव करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है उदाहरण देखना, जैसे कि भाषा। सोचिए, हिंदी भाषा किसी एक इंसान ने तो नहीं बनाई है ना, पर समाज में बातचीत करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसी तरह जो कानून है, जो नैतिक नियम है, ये सब हम पर एक बाहरी ताकत की तरह काम करते हैं। ये सब सोशल फैक्ट्स हैं। अच्छा, अगर समाज हर इंसान पर इतनी ताकत रखता है, तो सवाल यह है कि ये समाज आपस में जुड़ा कैसे रहता है? वो कौन सी चीज़ है जो इसे बिखरने नहीं देती? दुर्खीम ने इसी सोशल ग्लू या सामाजिक एकता के दो अलग-अलग टाइप बताए हैं। ये टेबल देखिए, इसमें दोनों तरह के समाजों का फर्क बिल्कुल साफ-साफ दिखता है। एक तरफ हैं पारंपरिक समाज, जिनमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी या यांत्रिक एकता होती है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न समाज, जिनमें ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी सावयवी एकता पाई जाती है। चलिए देखते हैं इनमें फर्क क्या है। तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी में क्या होता है? लोग लगभग एक जैसे होते हैं। उनके विश्वास, उनकी परंपराएं, उनके अनुभव सब एक जैसे होते हैं। यही उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना को मजबूत करता है। यही वो गोंद है जो उन्हें जोड़े रखता है। लेकिन मॉडर्न समाजों में लोग बहुत अलग-अलग और स्पेशलाइज्ड होते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई किसान। वो सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल एक शरीर के अलग-अलग अंगों की तरह। बस यही है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। लेकिन तब क्या होता है जब ये सोशल ग्लू, ये सामाजिक गोंद कमजोर पड़ जाए? जब समाज के नियम कायदे टूटने लगें। दुर्खीम ने इस चीज के डार्क साइड को भी बहुत गहराई से स्टडी किया। उनकी सबसे जबरदस्त स्टडीज में से एक थी सुसाइड पर, और उसमें दुर्खीम ने एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क दिया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या, जिसे हम अक्सर एक बहुत ही पर्सनल, एक व्यक्तिगत त्रासदी मानते हैं, असल में वो भी शक्तिशाली सामाजिक ताकतों का ही नतीजा है। उन्होंने सुसाइड के 3 मेन टाइप बताए, और ये तीनों समाज के साथ किसी इंसान के रिश्ते से जुड़े हैं। पहला, इगोइस्टिक सुसाइड,
ये तब होती है जब कोई समाज से बहुत ज्यादा कट जाता है, अकेला महसूस करता है। दूसरा, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ये तब होती है जब कोई ग्रुप के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, मतलब समाज से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। और तीसरा, एनॉमिक सुसाइड। ये तब होती है जब समाज के नियम ही टूट जाते हैं और जिंदगी में कोई दिशा ही नहीं बचती। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये सब सिर्फ कहा नहीं, बल्कि सॉलिड डेटा के साथ साबित किया। उन्होंने पाया कि प्रोटेस्टेंट्स में कैथोलिक्स के मुकाबले सुसाइड रेट्स लगातार ज्यादा थे, या जो लोग शादीशुदा नहीं थे उनमें शादीशुदा लोगों से ज्यादा थे। मतलब ये किसी की पर्सनल साइकोलॉजी का मामला नहीं था, बल्कि ये इन ग्रुप्स के सोशल इंटीग्रेशन के अलग अलग लेवल का नतीजा था। और यहीं से हम आते हैं एनोमी के जरूरी कॉन्सेप्ट पर। एनोमी का मतलब है नियमहीनता की स्थिति। ये वो फीलिंग है जब मॉडर्न सोसाइटी में तेज बदलावों की वजह से पुराने नियम कायदे तो खत्म हो जाते हैं, पर नए अभी बने नहीं होते। इससे लोगों में एक तरह की निराशा और दिशाहीनता आ जाती है। तो दुर्खीम की विरासत क्या है? आखिर वो हमारे लिए क्या छोड़ कर गए? उनकी सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने हमें इस सामाजिक दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। जैसे धर्म पर उनका काम देखिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे धर्म दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है पवित्र यानी सेक्रेड, वो चीजें जो असाधारण हैं, खास हैं, और दूसरा है अपवित्र यानी प्रोफेन, यानी आम रोजमर्रा की चीजें। और यहीं पर उनकी जीनियस दिखती हैं। दुर्खीम के मुताबिक जब लोग इन पवित्र चीज़ों की पूजा करते हैं तो वो असल में किसी भगवान या सुपरनैचुरल पावर की पूजा नहीं कर रहे होते। वो तो अनजाने में खुद समाज की ताकत की पूजा कर रहे होते हैं, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जो उन सबको एक साथ बांधे हुए हैं। तो अगर हम उनकी पूरी विरासत को देखें तो ये बहुत बड़ी है। उन्होंने सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाया, हमें सोशल फैक्ट्स जैसा एक पावरफुल टूल दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमें ये दिखाया कि कैसे ये अनदेखी सामाजिक ताकतें लगातार हमारे अंदर और हमारे चारों तरफ काम कर रही हैं। उन्होंने सोशियोलॉजी में फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की भी शुरुआत की। उनकी ये बात उनके पूरे फलसफे का निचोड़ है। दुर्खीम के लिए इंसान सिर्फ इसलिए इंसान है क्योंकि वो सभ्य है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है। हमारी इंसानियत हमारे अंदर से नहीं, बल्कि समाज से मिले नियमों, कायदों और भाषा से आती है। और ये बात हमें फिर से हमारे पहले सवाल पर ले आती है, लेकिन इस बार एक ज्यादा गहरी समझ के साथ। सोचिए, अगर भाषा, कानून, नैतिकता, यहां तक कि हमारी सबसे गहरी फीलिंग्स भी सोशल फैक्ट्स हैं, तो फिर एक व्यक्ति के तौर पर हमारी आजादी की हद क्या है? कितना कुछ है हम में जो वाकई हमारा अपना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे दुर्खीम हमारे सोचने के लिए छोड़ गए हैं।